हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर्स में आज का हमारा टॉपिक है अंशों का हरण। लास्ट लेक्चर्स में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंशों का ओवर सब्सक्रिप्शन, अधिअभिदान, इसकी जर्नल एंट्रीज की थी। तो आज हम अंशों के हरण से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। अच्छा, अंशों का हरण क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। लास्ट जब हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लासेस में, तब हमने देखा था कि कई सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जब कंपनी उनसे अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का पैसा मांगती है, इंस्टॉलमेंट जब कॉल फॉर करती है, तो कई शेयर होल्डर्स हैं, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो ड्यू अमाउंट जो होता है अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। किया था हमने कॉल सिनेरियो पढ़ा था कि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो अलॉटमेंट की ड्यू डेट तक, फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट तक, सेकंड कॉल की ड्यू डेट तक कंपनी द्वारा उनसे मांगा गया पैसा नहीं चुका पाते हैं, और इससे मैंने बताया था बकाया मांग या कॉल्स इन एरियर। चलिए, क्या होता है, शेयर होल्डर्स कई बार बाद में वो पेमेंट कर देते हैं, ड्यू डेट तक तो पेमेंट नहीं कर पाते हैं और बाद में पेमेंट कंपनी को कर देते हैं। इसका एडजस्टमेंट भी हमने देखा था कि कॉल्स इन एरियर का पैसा बाद में हमें रिसीव हो जाता है, तो एंट्रीज कैसे होती हैं, और इंटरेस्ट अगर कंपनी उनसे चार्ज करती है तो विथ इंटरेस्ट एंट्रीज कैसे होती है, इंटरेस्ट की एंट्रीज, ये भी हम सीख चुके हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट करे ही ना, कंपनी ने जो ड्यू डेट दी है वहां तक तो पेमेंट नहीं किया, उसके बाद कंपनी ने उसने नोटिस भेजा, नोटिस का जो पीरियड है उसमें भी उसने कंपनी को वो पेमेंट नहीं किया, तो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद कंपनी क्या करती है, उनके अंशों को जब्त कर लेती है, उनके अंशों को वापस ले लेती है, फॉरफिट कर लेती है। इसे ही बोला जाता है अंशों का हरण। ठीक है, अच्छा समझते हैं। और जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित बंटन राशि अथवा मांग राशि का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान नहीं कर पाता है, तो संबंधित अंशधारी को उसके द्वारा धारित अंशों पर उस तिथि तक की बकाया समस्त राशि के चुकाने के लिए कंपनी द्वारा नोटिस दिया जाता है। 14 डेज इसका पीरियड डिसाइडेड है, तो 14 दिन का नोटिस देने के पश्चात कंपनी द्वारा उनके अंश जब्त कर लिए जाते हैं। अगर वो नोटिस पीरियड में भी कंपनी को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी द्वारा उनके अंश जब्त कर लिए जाते हैं और उनकी सदस्यता का अंत किया जा सकता है। भुगतान में दोषी अंशधारी के अंशों को जब्त करना ही अंशों का हरण कहलाता है। अच्छा, अंशों का हरण कंपनी सिर्फ तभी कर सकती है जब कंपनी के अंतर्नियमों ने कंपनी को ऐसा अधिकार दे रखा है। अगर अंतर्नियम में अंशों के हरण का अधिकार कंपनी को नहीं दे रखा है तो कंपनी अंशों का हरण नहीं कर सकती। एक चीज और, अंशों का हरण अंतर्नियमों में दिए हुए नियमों के अंतर्गत मांगी गई बंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं करने पर ही किया जा सकता है, और किसी भी कारण से कंपनी अंशों का हरण नहीं कर सकती, उसके अंशों को जब्त नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, अंशों को जब कंपनी जब्त कर लेती है, अंशों का हरण कर लेती है, तो अंशधारी को जो उसने जब शेयर्स अलॉट किए थे, वो जो अंश प्रमाण पत्र जारी किया था वो भी कंपनी उससे वापस ले लेती है, अंश प्रमाण पत्र वापस ले लेती है, सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, और वो जो अंश होते हैं वो कंपनी के पास वापस आ जाते हैं और कंपनी के अंश बन जाते हैं, वापस कंपनी के अंश बन जाते हैं। कंपनी वापस उसे किसी और अंशधारी को री इश्यू कर सकती है। तो हमने कहा कि बंटन राशि और मांग राशि का भुगतान नहीं करने के कारण कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है। तो उसने हो सकता है उसने सिर्फ मांग राशि का पेमेंट नहीं किया, बंटन राशि का भी कर दिया हो, और आवेदन राशि तक का तो किया ही होगा, तभी तो कंपनी ने उसको शेयर्स अलॉट किए थे। तो जितना पैसा शेयर होल्डर फॉरफिचर की डेट तक पेमेंट कर चुका होता है, वो पेमेंट भी शेयर होल्डर का वो पेमेंट भी कंपनी जब्त कर लेती है। जितना भी पैसा अंशधारी ने उन अंशों पर चुकाया होता है वो पेमेंट उन्हें वापस नहीं मिलता है, वो कंपनी जब्त कर लेती है। अंशों का हरण, यही कहलाता है आपका अंशों का हरण। तो अंशों के हरण में लेखा प्रविष्टियां कैसे होती हैं वो आज हम सीखेंगे। अच्छा, हमने सीखा था कि जब अंशों को जारी किया जाता है, निर्गमन किया जाता है, जब शेयर्स को इशू किया जाता है, तो हमने देखा था कंपनी अंशों को समूल्य पर भी जारी करती है, प्रीमियम पर भी जारी करती है, और कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने से पूर्व शेयर्स को बट्टे पर भी जारी किया जाता था।
कंपनी अधिनियम 2013 ने बट्टे पर अंश निर्गमन पर रोक लगा दी है। तो अब सिर्फ सममूल्य पर और प्रीमियम पर शेयर जारी किए जाते हैं, लेकिन पहले बट्टे पर भी शेयर जारी किए जा सकते थे कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व, जब कंपनी अधिनियम 1956 लागू था तब। तो जो शेयर्स कंपनी ने सममूल्य पर एट पार पर पहले इशू कर रखे हैं, जब ऐसा कोई अंशधारी भुगतान में दोष करता है, दोषी पाया जाता है, उसके अंशों का हरण किया जाता है, तब अंशों की हरण की प्रविष्टियां कैसे होती हैं। और अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया था, तब अंशों की हरण की प्रविष्टियां कैसे होती हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हमने लिया है सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, मतलब जो शेयर्स इशू करने के टाइम पर सममूल्य पर एट पार इशू किए गए थे, अगर ऐसे शेयर्स का कोई शेयर होल्डर पेमेंट करने में दोष करता है और कंपनी उसके अंशों को जब्त करती है, तब जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल, जितनी भी कॉल्स हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, वो भी लिखेंगे हम। शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अच्छा, हमने देखा था जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, इशू की एंट्रीज जब हमने देखी थी, तब हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल का को क्रेडिट करते हैं। अब क्या हुआ है, तब हमारे पास कंपनी के पास कैपिटल आ रही थी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। शेयर फॉरफिचर में अंशों की हरण में हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि कंपनी ने ये कैपिटल ड्यू कर चुकी थी। कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर या फर्स्ट कॉल के टाइम पर सारे जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उनसे जितने भी अमाउंट कॉल फॉर किया था, सारे अमाउंट से उसने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, ड्यू कर दिया था। अब कुछ एक शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जितना पेमेंट कंपनी के पास नहीं आ रहा है, उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को अगेन डेबिट करेंगे। अच्छा देखो, मैंने साथ में साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि क्या क्या अमाउंट रहेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्या किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, हरण किए गए अंशों पर कंपनी द्वारा मांगी गई राशि से। सपोज कंपनी ने 100 शेयर्स पेमेंट नहीं होने के कारण फॉरफिट किए, तो जो 100 शेयर्स पेमेंट नहीं होने के कारण फॉरफिट किए, माना कंपनी ने उसमें 100 के 100 रुपए मांग लिए थे, एप्लीकेशन पे 30 रुपए मांग लिए थे, अलॉटमेंट पे 50 रुपए मांगे थे, फर्स्ट कॉल पे बाकी जो बैलेंस बचा वो मांगा था। कितना हुआ, 30 और 50 80, बाकी 20 रुपीज उसने फर्स्ट कॉल पे डिमांड किया था। शेयर होल्डर ने क्या किया, जिसके पास शेयर थे, एप्लीकेशन का अमाउंट तो दे दिया, तभी उसको शेयर अलॉट हुए, ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। अलॉटमेंट की 50 रुपए भी नहीं दिए, फर्स्ट कॉल की 20 रुपीज भी नहीं दिए। तो कंपनी ने कॉल फॉर कितना किया, अभी तक पूरा 100 रुपीज कर दिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, 100 रुपीज से डेबिट कर देंगे। 100 शेयर है उसके पास और 100 रुपीज का अमाउंट है पर शेयर का, तो 100 into 100 से हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट का जितना पैसा उसने नहीं दिया, जितना कॉल किया था कंपनी ने 50 रुपए, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट कॉल पर उसने जितना अमाउंट नहीं दिया, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। कहता है हरण की तिथि को विभिन्न मांगों पर बकाया राशि से, जितना उसने कॉल फॉर किया गया था उसने पेमेंट नहीं किया, वो अमाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे, और जितना वो पेमेंट कर चुका है, जितना कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है, वो सारा पैसा जाता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट, अंश हरण खाते में चला जाता है, जब्त कर देती है कंपनी। तो उसने अगर एप्लीकेशन का अमाउंट पेमेंट कर दिया था, तो एप्लीकेशन वाला अमाउंट जितना भी बनता है 100 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग वो इसमें आ जाएगा। हरण किए गए अंशों पर हरण की तिथि तक, फॉरफिचर की डेट तक अंशधारी द्वारा भुगतान की जा चुकी राशि से जितना भी पेमेंट शेयर होल्डर ने कंपनी को कर दिया था, वो सारा का सारा पेमेंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आ जाता है। क्लियर? अच्छा, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करके बता दूं। सपोज जो शेयर्स इशू हुए थे, उस पर उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया था, सिर्फ फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का मनी ड्यू था, तो हम यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम वही कॉल लिखते हैं जिसका पैसा बाकी हो। तो अगर यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू नहीं है, बकाया नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब फॉरफिचर अकाउंट में कौन सा पैसा चला जाएगा, एप्लीकेशन वाला प्लस अलॉटमेंट वाला, जो भी पेमेंट शेयर होल्डर ने कर दिया है उसका टोटल अमाउंट उसमें चला जाएगा फॉरफिचर अकाउंट में, क्योंकि कंपनी उसका पैसा जब्त कर देगी।
तो एंट्री क्लियर हुई कि किस तरीके से एंट्री करनी है अगर हमारे शेयर्स एट पार इशू किए हमको। क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम इसको शेयर प्रॉफिटेड को एट पार वाले को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है वाई लिमिटेड द्वारा एक अंशधारी एक्स को अपने 100 रुपए वाले 100 इक्विटी अंशों का बंटन किया गया। वाई लिमिटेड ने शेयर अलॉट किए, कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड और शेयर होल्डर का नाम है एक्स। 100 रुपीज वाले 100 इक्विटी शेयर्स उसको अलॉट किए थे। कंपनी ने प्रार्थना पर 10 रुपए, बंटन पर 20 रुपए, प्रथम मांग पर 20 रुपए और द्वितीय मांग पर 30 रुपए मांगी। देखो प्रार्थना पर 10 रुपए, बंटन पर 20 रुपए, 30 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज तो 50 और सेकेंड कॉल पर 30 रुपीज। सेकेंड कॉल पर 30, 50 और 30, 80 रुपीज ही कॉल किए अभी तक कंपनी ने, पूरे 100 रुपीज कॉल नहीं किए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है जितना कंपनी ने अभी तक मांगा होता है। क्या लिखा है वापस पढ़ो, हरण किए गए अंशों पर कंपनी द्वारा मांगी गई राशि से कंपनी ने जितना अमाउंट कॉल किया है उसी से ही डेबिट करेंगे, चाहे शेयर कितने रुपए का ही हो। अगर 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने अभी तक 50 रुपए ही मांगे हैं, कैपिटल अकाउंट को हम 50 रुपए पर शेयर से ही डेबिट करेंगे। 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने पूरा अमाउंट मांग लिया है, उसके बाद हरण किया जा रहा है तो हम फुल अमाउंट से डेबिट करेंगे इसको। ये ध्यान रखना, कंपनी द्वारा मांगी गई राशि से ही डेबिट किया जाता है, पूरी शेयर वैल्यू से डेबिट नहीं किया जाता। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रख करती हूँ और फिर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड, हमने जर्नल तो किसकी बनानी होगी, जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा क्या था, एक्स था शेयर होल्डर, 100 रुपए वाले 100 शेयर्स थे। कंपनी ने प्रार्थना पर 10 रुपए, बंटन पर 20 रुपए, प्रथम मांग पर 20 रुपए और द्वितीय मांग पर 30 रुपए मांगे हैं। आगे क्या बोला, एक्स केवल प्रार्थना पत्र और बंटन पर दिए राशियां ही दे सका। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया उसने, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर मांगी गई राशियां नहीं दी उसने। उचित नोटिस देने के पश्चात, बताया था ना मैंने कि कंपनी उसको एक नोटिस देती है, 14 डेज का नोटिस देती है, तब भी अगर वो अपनी पेमेंट नहीं करता है उसके बाद ही कंपनी लीगल प्रोसीजर फॉलो करके उसके शेयर्स को जब्त कर सकती है। मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसके में रिजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद उसके शेयर्स जब्त कर सकती है। तो नोटिस देने के पश्चात उसके अंश कंपनी द्वारा हरण कर लिए गए। कंपनी की पुस्तकों में उसके 100 अंश हरण संबंधी आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। तो हम देख लेते हैं कि कितना कितना कंपनी ने कॉल किया था, क्या क्या उसने पेमेंट कर दिया एक्स ने और क्या क्या पेमेंट नहीं किया। यही लिख लें, एप्लीकेशन पे कॉल किया था कंपनी ने 10 रुपए, अलॉटमेंट पे कॉल किया कंपनी ने 20, फर्स्ट कॉल पे अगेन 20 और सेकेंड कॉल पे 30। इट मीन्स हमें ये चेक करना जरूरी है कि अभी तक कंपनी ने कॉल कितना किया है। शेयर तो 100 रुपीज का है, एक्स को भी 100 शेयर्स अलॉट किए हुए हैं, लेकिन पर शेयर पे अभी तक कंपनी ने कितना कॉल फॉर किया हुआ है। 10, 20, 30, 30, 20, 50, 50, 30, 80। मीन्स अभी तक कंपनी ने शेयर की फुल वैल्यू कॉल नहीं की है। अभी कंपनी को एक और कॉल करना बाकी है, थर्ड कॉल, बट वो तो अभी तक कंपनी ने की ही नहीं, मांगा ही नहीं अंशधारी से। और जो चीज मांगी ही नहीं है, जिसके लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट ही नहीं किया है, उसके लिए वापस डेबिट करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर दे रखे हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू क्या क्या पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, फॉरफिचर भी बोल सकते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 100 शेयर से 80 रुपीज अभी तक कॉल किया है मांगी गई राशि से, तो 100 into 80 8000 से हम इसको डेबिट करेंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया, ये तो हमें पता है, उसके पास 100 शेयर है, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था 20, तो फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज का पेमेंट उसने नहीं किया। सेकंड कॉल का कितना पेमेंट नहीं किया, 30, सेकंड कॉल का 30 का पेमेंट नहीं किया, तो कितना पेमेंट उसने कर दिया जो कंपनी ने जब्त कर लिया। क्वेश्चन में हमें बताया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसने पेमेंट कर दिया था, 10 और 20 30 रुपीज का पेमेंट वो कर चुका है, अंशदारी का ये पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया। कितना अमाउंट हो गया, 2000 रुपीज उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 3000 रुपीज उसने सेकंड कॉल के नहीं दिए और 3000 रुपीज पेमेंट कर चुका था। बैलेंस हो गई आपकी एंट्री 33628 8000, नरेशन क्या बन जाएगा, 100 शेयर्स forfeited by company due to non-payment of फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, या फिर कॉल में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स अमाउंट। क्लियर, तो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ फॉरफिचर से रिलेटेड एंट्री ही हमसे मांगी गई थी, वो हमने देखी है। शेयर जो थे वो एट पार पर इश्यू थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा उसने दे दिया था, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा उसने नहीं दिया था। एक बार फिर समझाती हूँ फॉरफिचर की एंट्रीज कैसे की जाती है। कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, जितना अमाउंट कंपनी कॉल फॉर कर चुकी है कैपिटल के लिए, अभी हमने शेयर्स को पार पे इशू किया था, प्रीमियम का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो कैपिटल के लिए जितना अमाउंट कंपनी कॉल फॉर कर चुकी है शेयर की वैल्यू में से उतने अमाउंट से डेबिट होगा। जो जो पेमेंट बाकी है वो अकाउंट उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे, और जो पेमेंट कंपनी ने जब्त कर लिया, जो पेमेंट कर चुका था, वो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर, तो अभी हमने सीखा समूल्य पर अगर शेयर इशू कर रखे हो, एट पार पर इशू कर रखे हो कंपनी ने, तो अगर उन्हें कंपनी जब्त करती है तो एंट्रीज कैसे की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रीमियम पर और डिस्काउंट वाला भी हम करेंगे। प्रीमियम और डिस्काउंट पर अगर कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हो तो उनका जो फॉरफिचर होता है, उनका जो हरण होता है, तो जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है। ओके, थैंक यू।